अभिवादन स्वीकार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में जो हम आज का वीडियो लेके आए हैं वो है उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर, जो कि माह मार्च का है। देखिए, इससे पहले हम जो करंट अफेयर लेके आते थे वो साप्ताहिक लेके आते थे, वीकली। तो इस बार से हमने जो करंट अफेयर लिया है वो मासिक लिया है, मासिक करंट अफेयर। इसमें हमने माह मार्च के उत्तराखंड के सभी करंट अफेयर को सम्मिलित किया है। इसमें उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर बनाने का जो हमारा उद्देश्य है वो उत्तराखंड में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे छात्रों के लिए उत्तराखंड स्पेशल जो करंट अफेयर है उसको उपलब्ध करवाना है। देखिए, उत्तराखंड में जो आजकल परीक्षाएं चल रही हैं, चाहे आप पटवारी एग्जाम ले लें जो अभी संपन्न हुआ है, पटवारी के अलावा कनिष्ठ सहायक का पेपर आप ले लीजिए, कनिष्ठ सहायक, या आप देख लीजिए फॉरेस्ट गार्ड का पेपर, फॉरेस्ट गार्ड, सभी में उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर के पेपर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अब जो प्रश्न आ रहे हैं उनका जो पैटर्न है, पैटर्न चेंज हो रहा है, इसलिए हमने भी अपना करंट अफेयर का पैटर्न जो है वो चेंज किया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। कौन कहता है कि आसमां पर सुराख नहीं हो सकता, बस एक पत्थर, तो तबीयत से उछालो यार। चलिए अब देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पुनः बता दूं, यह जो है 1 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 का करंट अफेयर है। इसमें उत्तराखंड में जो भी समसामयिक घटनाएं घटी हैं इस अवधि में, हमने इसको कवर किया है और यथासंभव कवर करने का प्रयास किया है। इसके बाद भी अगर कोई प्रश्न छूट जाता है तो हम अगली वीडियो में उसको लेके आएंगे और माह मार्च का करंट अफेयर जो है हम आपको वादा करते हैं कि ये इस वीडियो में पूरा हो जाएगा उत्तराखंड स्पेशल का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो करंट अफेयर है ये हमने लिया है, कार्यपालक अध्यक्ष पद पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। ये पहला करंट अफेयर है। चलिए पूरी खबर देखते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो भी देखते हैं। कार्यपालक अध्यक्ष पद पर मनोज कुमार तिवारी की नियुक्ति को मंजूरी। चलिए खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश प्रदेश के राज्यपाल ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1997 अधिनियम 39 वर्ष 1907, चलिए इसको छोड़ते हैं, कि धारा के अधीन उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उत्तराखंड राज्य सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष पद पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को नियुक्ति करने की मंजूरी दी है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये पार्ट है कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है मनोज कुमार तिवारी। ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक प्रश्न इससे बन सकता है आगामी परीक्षाओं में। चलिए बाकी न्यूज आप पढ़ सकते हैं। राज्य विधि एवं न्याय सचिव नरेंद्र दत्त की ओर से मंगलवार को इस आशय की अधिसूचना जारी हुई है। बता दें, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष हाई कोर्ट के जो होते हैं वरिष्ठ न्यायमूर्ति होते हैं। ये प्रश्न भी आ सकता है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति होते हैं। यह पद न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा के झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद से रिक्त था। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी उत्तराखंड हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट को हमने हाईलाइट किया है और अंडरलाइन भी किया है। चलिए अगला करंट अफेयर मार्च का हम देख लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। वो क्या है, एम्स में अप्रैल से शुरू होगी प्रदेश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देश के जो हमारे जाने माने न्यूज़ पोर्टल हैं उन्होंने बहुत हाईलाइट करके दिया है कि प्रदेश में, उत्तराखंड में जो है पहली हेली एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट होने जा रही है।
चलिए पूरी खबर हम देख लेते हैं। खबर पढ़ते हैं, उसके बाद इसका एनालिसिस हम करेंगे। चलिए, एम्स में अप्रैल से शुरू होगी प्रदेश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पूरे उत्तराखंड और यूपी के 100 किलोमीटर के दायरे में सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्रालय ने निजी कंपनी से इसमें अनुबंध कर दिया है। चलिए इसको हम थोड़ा से विस्तार से देख लेते हैं। एम्स कर रहा है तैयार एसओपी। एसओपी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ प्रोसीजर। तो अनुबंधित कंपनी को एम्स जो है सिंगल इंजन वाला एक हेलीकॉप्टर मुहैया करवाएगा। इसमें चिकित्सा संसाधन भी कंपनी लगाएगी। एम्स प्रशासन हेली एम्बुलेंस के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार कर रहा है। ट्रायल रन में हरी झंडी मिलने के बाद सेवा शुरू हो जाएगी। चलिए इसमें 2-3 जो बिंदु आए हैं इसको हम देख लेते हैं। इसमें कंपनी से अनुबंध करेगा एम्स। अनुबंध के बाद क्या होगा? अनुबंध के बाद एम्स जो है एक एसओपी तैयार करेगा कि किस हिसाब से। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि मानक संचालन प्रक्रिया। तो ये प्रश्न इसका जो अगर सीधे सीधे बनेगा तो ये बनेगा कि एम्स में अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक प्रदेश की पहली हेली एम्बुलेंस पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने हेली एम्बुलेंस के संचालन के लिए कंपनी से अनुबंध किया है। केंद्र और प्रदेश सरकार साझा रूप से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हेली एम्बुलेंस सेवा का संचालन करेगी। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। केंद्र सरकार हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के तहत उत्तराखंड से हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए ऋषिकेश एम्स को चुना गया है। 20 सितंबर 2022 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में विधिवत रूप से एम्स में हेली एम्बुलेंस के संचालन की घोषणा की थी। हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के प्रभारी हेली एम्बुलेंस सेवा के नोडल अधिकारी डॉक्टर मदन उनियाल ने बताया कि मंत्रालय ने हेली एम्बुलेंस के संचालन के लिए कंपनी के साथ 1 साल का टेंडर किया है। केंद्र व उत्तराखंड सरकार 50-50% की साझेदारी में इसका संचालन करेंगी। कंपनी 1 महीने में 45 घायलों और मरीजों को निःशुल्क हेली एम्बुलेंस उपलब्ध करवाएगी। हेली एम्बुलेंस पूरे उत्तराखंड के साथ यूपी के 100 किलोमीटर के दायरे में चलेगी। तो इसमें फंडिंग जो होगी 50% सेंटर करेगा, 50% सेंटर की फंडिंग रहेगी केंद्र की, और 50% जो होगी राज्य की रहेगी, स्टेट। तो ये प्रश्न है। इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे इस प्रकार से बनेंगे कि उत्तराखंड प्रदेश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा कब से शुरू होगी या किस जगह से स्टार्ट होने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आगामी एग्जाम्स में उत्तराखंड के। चलिए अगला जो करंट अफेयर है ये योग महोत्सव के बारे में है। योग महोत्सव का शुभारंभ कर दिया गया है और ये शुभारंभ जो हुआ है ऋषिकेश मुनि की रेती स्थित GMVN गंगा रिजॉर्ट में किया गया है। तो योग महोत्सव का प्रारंभ कहाँ हुआ वो प्रश्न पूछा जा सकता है। महोत्सव, इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। ये उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से आयोजित है। अगला है जो 17 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी पुरस्कार। देखिए शैलेश मटियानी पुरस्कार जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि उन शिक्षकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया हो, उत्कृष्ट कार्य किया हो, उनको दिया जाता है। इस बार 17 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया।
तो परीक्षा की दृष्टि से केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है, कितनों को दिया गया, 17 शिक्षकों को ये प्रश्न आ सकता है। बाकी सैलिस मटियानी पुरस्कार के बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे, आने वाली वीडियो में हम इसको लेके आएंगे। चलिए अगला जो करंट अफेयर है वो इम्पोर्टेंट है। सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट पे मिलेगी सब्सिडी। अब सब्सिडी कितनी मिलेगी, 40% तक सब्सिडी। इसमें एक प्रश्न बनेगा कि सीएम सौर स्वरोजगार योजना में सब्सिडी कितनी कर दी गई है, तो 40% आंसर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा सीएम सौर स्वरोजगार योजना में अब 200 केवी तक के प्रोजेक्ट लगा सकेंगे लोग। तो दो प्रश्न ये बन जाते हैं कि सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट पर सब्सिडी गवर्नमेंट ने कितनी कर दी है, और सीएम सौर स्वरोजगार योजना में लोग अब कितने केवी तक के प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। तो दो प्रश्न आपके ये बन जाएंगे। चलिए न्यूज़ भी हम देख लेते हैं क्या है। त्रिवेंद्र सरकार में शुरू हुई मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए दिशा निर्देश बदल दिए गए हैं। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी, जिसके बाद अब लोग 200 किलोवाट तक के प्रोजेक्ट लगा सकेंगे। सरकार ने इन पर सब्सिडी भी बढ़ा दी है। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट पार्ट आपके दो ही हैं, इनको हमने ले लिया है। आप चाहे तो न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर है, चौपहिया दोपहिया के लिए चार्जिंग की सुविधा 60-40 के अनुपात में होगी। उत्तराखंड में गैर आवासीय भवनों में ई वाहन चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य कर दिया गया है। कार के लिए कुल कार पार्किंग का 3%, दोपहिया के लिए बनाई गई पार्किंग का 2% ई चार्जिंग के लिए विकसित करना होगा। इसी प्रकार नए निर्माण में के मामले में 1500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में निकाय क्षेत्रों में कुल पार्किंग का कम से कम 10% और गैर निकाय वाले शहरों में कम से कम 5% हिस्से में ई चार्जिंग विकसित करनी होगी। चौपहिया और दोपहिया के लिए चार्जिंग की सुविधा 60-40 के अनुपात में विकसित करनी होगी। इस बदलाव के बाद पुरानी इमारतों की पार्किंग में तेजी से ई चार्जिंग की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ई वाहन के क्षेत्र में उत्तराखंड गवर्नमेंट का ये प्रयास है। अगला जो करंट अफेयर है वो रश्मि नौटियाल को पुरस्कार मिला है, उसके बारे में है। रश्मि नौटियाल को मिला सम्मान, देखिए कौन सा सम्मान मिला और इससे क्या प्रश्न बन सकता है, इसको हम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर कला, समाज सेवा और अभिनय के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर, तो देखिए क्षेत्र क्या है, कला, समाज सेवा और अभिनय के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर रश्मि नौटियाल को राइजिंग इंडिया अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित सम्मान समारोह में उन्हें सम्मान दिया गया। रश्मि नौटियाल गढ़वाली फिल्म मोरी का गणेशा में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। तो इसमें जो करंट अफेयर बनेगा इम्पोर्टेंट, इनको पुरस्कार मिला है रश्मि नौटियाल को राइजिंग इंडिया अचीवर्स अवार्ड, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये पुरस्कार दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिया गया इनको, और रश्मि नौटियाल गढ़वाली फिल्म मोरी का गणेशा में मुख्य भूमिका निभा रही है। तो ये पार्ट जो है इसका इम्पोर्टेंट है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है। इनको जो पुरस्कार मिला है राइजिंग इंडिया अचीवर्स अवार्ड, इसे दिया गया आ सकता है इंडिया अचीवर्स अवार्ड। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं जो उत्तराखंड से रिलेटेड है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट पर सब्सिडी, ये दोबारा आ गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको स्किप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एम्स सैटेलाइट सेंटर बनाने के लिए 700 करोड़ मंजूर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हाल ही में ही हुआ है। चलिए देख लेते हैं मेन फैक्ट इसके क्या क्या है और कौन कौन से प्रश्न इस न्यूज से करंट अफेयर के बन सकते हैं। इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए, क्योंकि एम्स का सैटेलाइट सेंटर उत्तराखंड में बन रहा है और कहाँ बन रहा है वो हम देखेंगे। एम्स सैटेलाइट सेंटर बनाने के लिए
700 करोड़ रुपए मंजूर हो गए। तो कितने करोड़ रुपए मंजूर हुए, एक तो प्रश्न ये आ सकता है। और जो प्रश्न आने की पूरी संभावना है वो कहाँ बनेगा ये सेंटर, तो एम्स सैटेलाइट सेंटर यूएस नगर जिले के किच्छा में बनाया जाएगा सैटेलाइट सेंटर। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के सैटेलाइट सेंटर के लिए केंद्र सरकार ने 700 करोड़ की राशि मंजूर कर दी है। इस सेंटर का निर्माण उधम सिंह नगर के जिले के किच्छा में किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सैटेलाइट सेंटर निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्दी इसका शिलान्यास किया जाएगा। लंबे समय से कुमाऊं मंडल में एम्स खोलने की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 में एम्स ऋषिकेश का सैटेलाइट कुमाऊं मंडल में होने की मंजूरी दी थी। इसके बाद सरकार ने किच्छा में इस सेंटर के निर्माण के लिए 100 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा दी है। यह जमीन अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के साथ लगती है। केंद्र सरकार ने एम्स सैटेलाइट सेंटर के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है। वर्तमान में निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से एम्स सैटेलाइट का शिलान्यास करने का आग्रह कर चुके हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो एम्स का सैटेलाइट सेंटर कहाँ बनने जा रहा है, तो यूएस नगर के किच्छा में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनने जा रहा है किच्छा में। एक नंबर का प्रश्न सीधे सीधे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मार्च के अन्य करंट अफेयर देख लेते हैं। काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को केंद्र की मंजूरी है। तो इसमें जो प्रश्न बनेंगे किस टाइप के बनेंगे और क्या बनेंगे वो हम इस न्यूज से देखते हैं। चलिए, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को केंद्र सरकार की मंजूरी। पहले खबर देखते हैं फिर इसका इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं। उत्तराखंड में लगेंगे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को बेहतर बुनियादी ढांचा व अन्य सुविधाएं मिलेंगी। इन उद्योगों के लगने से जहां प्रदेश में निवेश बढ़ेगा वहीं युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहन और अन्य उपकरण बनाने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी है। जल्द ही क्लस्टर बनाने पर काम शुरू किया जाएगा। इस क्लस्टर के बनने में 50 से 60 इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को प्लॉट उपलब्ध होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वाहन समेत रक्षा क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों को क्लस्टर में विकसित बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य औद्योगिक माध्यम से क्लस्टर को विकास निगम सिडकुल के राज्य औद्योगिक माध्यम से क्लस्टर को विकास निगम सिडकुल के विकसित किया जाएगा। देखिए इसमें क्लस्टर में कौन कौन से उद्योग लगेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, बिजली संबंधी उपकरण का निर्माण करने वाले उद्योगों को प्लॉट इसमें आवंटित किए जाएंगे। तो इसमें जो मेन है उसको हम देख लेते हैं। फैक्ट क्या क्या है। काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर बनेगा। कहाँ बनेगा अगर पूछा जाएगा तो काशीपुर में आ जाएगा। काशीपुर एक नगर निगम है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो उद्योग लगेंगे वो ये है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। और बाकी इसमें जो 50% बजट है वो सेंटर देगी और 50% जो होगा राज्य का लगेगा। तो ये पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य न्यूज देखते हैं मार्च की, जो करंट अफेयर उत्तराखंड के आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं। देखिए अगला जो करंट अफेयर है वो ग्राम प्रधान निकिता और कविता को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। उत्तराखंड की 2 महिला ग्राम प्रधान है जिनको राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। देख लीजिए क्यों किया और उन्हें कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया उसको हम हाईलाइट करते हैं और इससे प्रश्न किस प्रकार के बन सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में वो भी हम देखेंगे। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और
आने वाले एग्जाम्स में प्रश्न इनसे बन सकते हैं। चलिए पहले न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद न्यूज़ के इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ग्राम प्रधान निकिता व कविता को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला पंचायत प्रधान निकिता और कविता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, एक तो ये है कि कौन सा पुरस्कार दिया गया, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, एक तो ये पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से 4 मार्च को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति ने सम्मान दिया। देहरादून जिले की ग्राम पंचायत जोशी गोठान की प्रधान निकिता चौहान और ग्राम पंचायत है बागेश्वर की पुरुड़ा, इसमें ग्राम पंचायत का नाम नहीं है, पुरुड़ा की प्रधान कविता गोस्वामी को इस सम्मान ने प्राप्त किया। कार्यक्रम में देश की 18 चयनित विमेन्स चैंपियंस को सम्मानित किया गया। 18 महिलाओं को चयनित किया गया कुल देश की। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें ओडीएफ प्लस गांव, गोवर्धन, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, मल कीचड़ प्रबंधन में बेहतर कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया। नीता चौहान को जो पुरस्कार दिया गया वो प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन के लिए, और कविता गोस्वामी को ओडीएफ मॉडल विलेज की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। तो इसमें मेन फैक्ट जो उत्तराखंड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो पुरस्कार का नाम स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, ये 2 लोगों को दिया गया, 2 प्रधान है, एक है निकिता चौहान, दूसरी है कविता गोस्वामी। इन दोनों को पुरस्कार दिया गया। देखिए ये निकिता चौहान को पुरस्कार प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन के लिए दिया गया। क्यों दिया गया? प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन के लिए। और कविता गोस्वामी को दिया गया ओडीएफ मॉडल विलेज के लिए पुरस्कार दिया गया। और इनकी ग्राम पंचायतों के नाम भी आप नोट कर लीजिए। कविता गोस्वामी की पुरुड़ा है बागेश्वर में, पुरुड़ा, और इनकी जोशी गोठान। चलिए ये हो गया। अगला करंट अफेयर देखते हैं जो उत्तराखंड में मार्च में घटित घटना है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। डॉक्टर ममता को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। छोटी सी न्यूज है लेकिन प्रश्न 1 नंबर का ये ला सकती है। देखिए क्या न्यूज है, देख लेते हैं। डॉक्टर ममता को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। राजकीय हाई स्कूल उतरौला की विज्ञान शिक्षिका हैं डॉक्टर ममता पुरोहित। इनको विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है। तो पहले पुरस्कार का नाम देखेंगे आप, कौन सा है? साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार, और इनको दिया गया है विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। ये राजकीय हाई स्कूल उतरौला बागेश्वर की विज्ञान शिक्षिका हैं, इनका नाम है डॉक्टर ममता पुरोहित। शिक्षिका को भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक शिक्षक परिषद और रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से ऑनलाइन पुरस्कार दिया गया। शिक्षिका डॉक्टर ममता देश भर में चुने गए 10 शिक्षकों में दूसरा स्थान प्राप्त करने में सफल रही। तो देश में दूसरा स्थान है, उत्तराखंड की महिला है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक शिक्षक परिषद और रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने यह पुरस्कार संयुक्त रूप से ऑनलाइन दिया है। पुरस्कार का नाम साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये किसने दिया ये पुरस्कार है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ममता पुरोहित। चलिए अगला करंट अफेयर हम देखते हैं। गोपाल को मिला राष्ट्रीय किसान पुरस्कार।
देखिए गोपाल कौन है, पहले ये देखते हैं। एप्पल मैन के नाम से मशहूर बिल्ले गांव के बागवान गोपाल दत्त उप्रेती को दिल्ली में राष्ट्रीय किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें करंट अफेयर क्या बन सकता है? एक तो एप्पल मैन किसे कहा जाता है उत्तराखंड में? एप्पल मैन के नाम से कौन मशहूर है? रानीखेत के बिल्ले गांव के बागवान गोपाल दत्त उप्रेती है। इन्हें दिल्ली में राष्ट्रीय किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? सेब और बेमौसमी सब्जी उत्पादन में दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पुरस्कार केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दिया। उप्रेती वर्ष 2015 से यहाँ बिल्ले गांव में पुश्तैनी भूमि पर सेब की 12 आधुनिक प्रजातियों को जैविक तकनीक के माध्यम से उगा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है कि राष्ट्रीय किसान पुरस्कार उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दिया गया? तो नाम है इनका गोपाल दत्त उप्रेती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य खबरें जो आगामी परीक्षाओं में करंट अफेयर बन सकती हैं उनको हम देख लेते हैं। हर घर नल से जल में दून अव्वल। चलिए पहले खबर देखते हैं, फिर इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। हर घर जल से नल में दून अव्वल। जल शक्ति मंत्रालय ने जारी किए फरवरी माह के जल जीवन सर्वेक्षण के आंकड़े। जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने में देहरादून पहले स्थान पर है। वहीं देहरादून की राष्ट्रीय रैंकिंग में भी सुधार आया है। चंपावत जिला भी अब शीर्ष श्रेणी में आ गया है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर अचीवर श्रेणी 50 से 75% में उत्तराखंड एक पायदान नीचे खिसक गया है। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जारी जल जीवन सर्वेक्षण फरवरी माह की रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी में प्रदेश के 7 जिले 75 से 100% कार्यों की श्रेणी में शामिल थे, जिनकी संख्या फरवरी में बढ़कर 8 हो गई है। जनवरी में देहरादून, टिहरी, चंपावत, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली के साथ फरवरी में चंपावत जिला भी शामिल हो गया। अब प्रदेश के 8 जिले ऐसे हैं जिनमें जल जीवन मिशन का 75% से 100% तक काम हो गया है। क्या है रैंकिंग? जल सर्वेक्षण में 5 रैंक में नंबर दिए गए हैं। पहली फ्रंटर श्रेणी है जिसमें वो जिले शामिल हैं जिनमें जल जीवन मिशन के लक्ष्य के सापेक्ष 100% काम हुए हैं। दूसरी हाई अचीवर श्रेणी में ये जिले शामिल हैं जिनमें 75 से 100% काम हुए हैं। तीसरा अचीवर श्रेणी में वे जिले शामिल हैं जिसमें 50 से 75% काम हुए हैं। चौथी परफॉर्मेंस श्रेणी में वे जिले शामिल हैं जिनमें अक्टूबर के लक्ष्य के सापेक्ष 25 से 50% काम हुए हैं। पांचवी एस्पायरेंट श्रेणी में वे जिले शामिल हैं जिनमें केवल 0 से 25% काम हुए हैं। तो हर घर नल से जल में प्रदेश में वर्तमान में जो है देहरादून अव्वल है। तो प्रश्न आएगा कि हर घर जल में जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन सर्वेक्षण के फरवरी माह के सर्वेक्षण में कौन सा जनपद जो है अव्वल है? तो देहरादून हो जाएगा आंसर। इसमें इतना ही पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना जो है कम है। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। इसरो की भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट जो है वो आई है। उसमें भूस्खलन रुद्रप्रयाग टिहरी को सबसे अधिक खतरा। इसरो की भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में खुलासा। देश के 147 जिले भूस्खलन के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं। चलिए प्रश्न जो बन सकते हैं वो देखते हैं। देश के सर्वाधिक भूस्खलन से जोखिम वाले जिले में कौन सा जिला नंबर 1 पर है? रुद्रप्रयाग। देखिए रुद्रप्रयाग, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश में की बात की गई है और देश में भूस्खलन में सबसे संवेदनशील रुद्रप्रयाग जिला है। और दूसरा जो है वो भी उत्तराखंड से है, टिहरी। देखिए सीधे सीधे 1 नंबर का प्रश्न रुद्रप्रयाग और टिहरी। रुद्रप्रयाग टिहरी भूस्खलन की दृष्टि से पहले और दूसरे स्थान पर हैं। देश में इसरो की भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। और इस रिपोर्ट में आप देखेंगे जो मानचित्र है उसमें भूस्खलन के लिहाज से उत्तराखंड के संवेदनशील क्षेत्र को लाल में दिखाया गया। आप देख सकते हैं ये जो रेड जोन है ये भूस्खलन संवेदनशील जोन है उत्तराखंड का।
चलिए खबर पूरी पूरी देख लेते हैं। रुद्रप्रयाग जिले को देश में भूस्खलन में सबसे अधिक खतरा है। भूस्खलन जोखिम के मामले में देश के 10 सबसे अधिक संवेदनशील जिलों में टिहरी दूसरे स्थान पर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र NRSC की ओर से जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। तो इसमें हमारे लिए जो प्रश्न बन सकते हैं, पहले और दूसरे स्थान पर कौन से जिले हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए, उत्तराखंड के ही जिले हैं। चलिए अगली न्यूज देखते हैं जो करंट अफेयर बन सकती है। अगली करंट अफेयर की न्यूज जो है, सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू होगी। महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा सप्ताह के समापन पर सीएम धामी की घोषणा। चलिए पहले न्यूज देखते हैं, फिर प्रश्न क्या आ सकता है वो देखते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा सप्ताह के समापन पर राज्य में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। योजना के तहत प्रदेश की एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 50,000 से 2 लाख तक के प्रोजेक्ट पर 50% अनुदान दिया जाएगा। देखिए अब एकल महिला स्वरोजगार योजना में क्या सब्सिडी है और कितने तक का लोन दिया जाएगा, तो ये प्रश्न है। 50,000 से 2 लाख तक के प्रोजेक्ट पर 50% अनुदान, अनुदान का मतलब है सब्सिडी। प्रदेश में एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोजेक्ट पर 50% सब्सिडी देने की तैयारी शीर्षक से, चलिए तो न्यूज है। बाकी एकल महिला स्वरोजगार योजना जो शुरू होगी इसमें सब्सिडी दी जाएगी 50%, जिसमें 50,000 से 2 लाख तक के लोन दिए जाएंगे महिलाओं को, एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना है। चलिए योजना के बारे में पूछा जा सकता है या सब्सिडी के बारे में पूछा जा सकता है। पलायन निवारण आयोग की द्वितीय सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है। स्थायी पलायन जो है घट गया है वो इसमें कहा गया है। चलिए न्यूज देखते हैं, न्यूज से करंट अफेयर क्या बन सकता है वो भी हम इसमें देखते हैं। देखिए स्थायी पलायन व पलायन निवारण आयोग की द्वितीय सर्वेक्षण रिपोर्ट में खुलासा हुआ। इसमें प्रश्न जो बन सकते हैं, देखिए पलायन निवारण आयोग क्या है। इसका नाम पहले पलायन आयोग था, पलायन आयोग था, बाद में इसका नाम चेंज करके पलायन निवारण आयोग किया गया। ये भी प्रश्न आ सकता है पहले इसका नाम क्या था। दूसरा इससे प्रश्न जो बन सकता है, इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर SS नेगी। अब हम खबर देखते हैं। उत्तराखंड को लेकर होली पर अच्छी खबर आई है। चलिए मार्च की खबर है इसलिए होली कहा गया है। बीते 5 सालों में प्रदेश का पलायन घटा है, स्थायी पलायन में कमी आई है जबकि अस्थायी पलायन पहले जैसा हो ही है। रोजगार की तलाश में राज्य के बाहर जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है जबकि राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में परस्पर पलायन बना हुआ है। गांव से कस्बों के बढ़ते कदमों में अनियोजित शहरीकरण के संकेत भी दिए हैं। लोगों का स्वरोजगार के प्रति रुझान बढ़ा है जबकि कृषि, बागवानी, पशुपालन और रोजगार के मुख्य साधन बने हुए हैं। ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग ने द्वितीय राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतरिम रिपोर्ट 2018 से 22 सरकार को सौंप दी है। आम जनता के लिए इसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इससे पहले आयोग की वर्ष 2011 से 18 के मध्य राज्य में पलायन की स्थिति पर सरकार को प्रथम रिपोर्ट दी गई थी। पलायन के लिहाज से अपनी पहली रिपोर्ट की तुलनात्मक स्थिति इस बार बेहतर है। देखिए अस्थायी पलायन तो पहले जैसा है, स्थायी पलायन जो है वो कम हुआ है। वर्ष 2011 से 18 के मुकाबले 2018 से 22 की रिपोर्ट में तुलनात्मक अध्ययन में राज्य की पलायन गिरावट देखी गई है। ग्रामीण युवाओं का स्वरोजगार की दिशा में रुझान बढ़ा है। खेती और बागवानी में रुझान है।
और सबसे ज़्यादा अस्थायी पलायन जो है अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी में सबसे ज़्यादा अस्थायी पलायन है। ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। अल्मोड़ा में 11 ब्लॉक हैं, कितने गांव हैं और कितने लोगों ने पलायन किया है स्थायी रूप से। टिहरी, पौड़ी, नैनीताल इसी प्रकार पलायन की रिपोर्ट को दिया है। इस प्रकार सबसे कम पलायन जो है स्थायी पलायन वो हुआ है आपका यूएस नगर में, और सबसे ज्यादा पलायन जो हुआ है स्थायी वो हुआ है आपका यूएस नगर में सबसे कम, और सबसे ज्यादा हुआ है अल्मोड़ा में स्थायी पलायन। इसी प्रकार अस्थायी पलायन जो है सबसे ज्यादा जो हुआ है वो अल्मोड़ा में, और अस्थायी पलायन देहरादून में सबसे कम हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम पहले भी बता चुके हैं। अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी में सबसे ज्यादा स्थायी पलायन, ये रिपोर्ट हमने ऊपर पढ़ दी है। अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी में जो है स्थायी पलायन सबसे ज्यादा है। 3 जिले इसको नोट करेंगे, 3 जिले पूछे जाते हैं, अल्मोड़ा पहला, टिहरी, पौड़ी। सबसे कम यूएस नगर, देहरादून और रुद्रप्रयाग। स्थायी पलायन जो है अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी, अस्थायी और स्थायी में जो जिलों का क्रम है सेम है, और यहाँ पर सबसे कम अस्थायी पलायन देहरादून और चंपावत में है। स्थायी पलायन का मतलब यह है कि पूर्ण रूप से घर छोड़ के स्थायी रूप से गांव से या अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। अस्थायी पलायन का मतलब कुछ समय के लिए। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। उत्तराखंड में बनेंगी 6 एरोमा वैली, और एरोमा वैली कहाँ कहाँ बनेंगी ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न जो न्यूज है वो क्या है। उत्तराखंड में सगंध पौध यानी कि एरोमेटिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 6 एरोमा वैली विकसित की जाएंगी। सगंध पौध केंद्र ने योजना का खाका तैयार कर लिया है। एरोमा वैली बनने से प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट्स कंपनी भी मार्केटिंग के लिए उत्तराखंड में आएगी। प्रदेश में 7,652 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 21,000 किसान सगंध पौध की खेती कर रहे हैं। सगंध पौध केंद्र शिला की ओर से 109 एरोमा क्लस्टर बनाकर किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें एक क्लस्टर को 20 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया गया है। तो एरोमा वैली कहाँ कहाँ बनाने की योजना है ये इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार जिले में लेमन ग्रास की वैली और जापानी मिंट की। नैनीताल और चंपावत में तेजपात। चमोली और अल्मोड़ा में डेमस गुलाब। उधम सिंह नगर जिले में जापानी मिंट। पिथौरागढ़ में तिमूर और पौड़ी में लेमन ग्रास वैली विकसित की जाएगी। तो ये एरोमा वैली जो है विकसित करने की योजना है, इसको आप नोट कर लीजिए कहाँ कहाँ बनने की योजना है एरोमा वैली। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं मार्च की जो करंट अफेयर बन सकती है। अब जो करंट अफेयर आ रहे हैं वो उत्तराखंड के बजट से आ रहे हैं। बजट के करंट अफेयर के लिए हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम उत्तराखंड के बजट का पूरा एनालिसिस करेंगे और क्या क्या प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। फिलहाल हम न्यूज देखते हैं क्या क्या न्यूज है और क्या क्या इनसे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षाओं में बन सकते हैं। तो राज्यपाल के अभिभाषण से हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो बन सकता है बजट से, तो माननीय राज्यपाल ने 5 साल में प्रदेश की जीडीपी कितने गुना हो जाने के संबंध में भाषण दिया था। तो दुगुना कर दिया जाएगा स्टेट की जीएसडीपी को 5 वर्षों में, ऐसा राज्यपाल के अभिभाषण में इस बार कहा गया बजट सत्र से पहले। और एक जो और मुख्य बात है जो परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है माननीय राज्यपाल जी के भाषण में, नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड यानी कि सेतु बनाया जाएगा। जैसे सेंटर में नीति आयोग है, यहाँ सेतु आयोग बनाया जाएगा।
इसका फुल फॉर्म देख लीजिए आप, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड सेतु। चलिए अगला हम देखते हैं बजट से संबंधित जो न्यूज़ है, इससे कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। राज्यपाल, माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण है, इसमें कुछ बिंदु हैं। हरियाणा सरकार की तर्ज पर परिवार पहचान पत्र तैयार हो रहे हैं। जैविक उत्पादों के बाजार में सभी जिलों में जैविक आउटलेट खोले जाएंगे। गोट वैली के बाद अब 5 जिलों में कुक्कुट वैली योजना शुरू की जा रही है। गोट वैली योजना को हमने अपने पिछले करंट अफेयर्स में विस्तार से बताया है। डिजिटल लाइव स्टैक मिशन योजना यूएस नगर, चंपावत, दून, हरिद्वार में शुरू होगी। दुधारू पशु इकाई बनाने के लिए 75% अनुदान मिलेगा। नदी गदेरों में जल संवर्धन के लिए चेक डैम व स्टॉप डैम बनाए जा रहे हैं। टनकपुर में अत्याधुनिक सैनिक विश्राम गृह बनाया जा रहा है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, अत्याधुनिक सैनिक विश्राम गृह कहाँ बनाया जा रहा है? टनकपुर में। मानसखंड मंदिर मिशन योजना के तहत 48 में से पहले चरण में 46 मंदिरों की अवस्थापना सुविधा विकसित होगी। अवस्थापना सुविधा का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और दर्शन के लिए टोकन व स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था होगी। यात्रियों को 1 घंटे से अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जागेश्वर महासू देवता का मास्टर प्लान के तहत विकास होगा। गांव के विकास ग्राम पंचायत संतृप्तिकरण योजना शुरू होगी। निवेश को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति आएगी। देहरादून में 1050 वाहनों के लिए पार्किंग बनेगी। जीएमबीएन केएमबीएन को परिसंपत्तियों का विनिवेश होगा, पर्यटन क्षेत्र बनेंगे। तो ये राज्यपाल के अभिभाषण की मुख्य बातें हैं। चलिए ये मेंस अगर आप लिख रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अन्य जो बजट के प्रावधान हैं जिनसे प्रश्न बन सकते हैं, युवाओं को रोजगार के अवसर और प्रशिक्षण मिलेगा। वर्क फोर्स डेवलपमेंट परियोजना के तहत उद्योगों को लिंकेज प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हरिद्वार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में संबंधित क्षेत्र की अग्रणी फर्म के माध्यम से सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना होगी। तो इससे प्रश्न ये बनेगा कि किस किस शहर में, उत्तराखंड के कौन कौन से शहरों में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना होगी? तो काशीपुर में इलेक्ट्रिक और हरिद्वार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी को हमने अंडरलाइन किया है और हाईलाइट किया है जो मेन फैक्ट है न्यूज के। अगली खबर जो करंट अफेयर बन सकती है, राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने की सिफारिश मंजूर हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य के राज्य आंदोलनकारियों को उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की गई है या मंजूर की गई है? तो 10% इसका आंसर हो जाएगा। विधायक निधि की धनराशि को 5 करोड़ कर दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले जो 3.75 करोड़ होती थी प्रति वर्ष, वो अब 5 करोड़ कर दी गई है। विधायक निधि के बारे में हमने अपनी योजनाओं वाले सेक्शन में उत्तराखंड की योजनाओं में विस्तार से बताया है। चलिए अगली खबर देखते हैं जिनसे प्रश्न आगामी परीक्षाओं में बन सकते हैं उत्तराखंड की। अब विधायकों को मिलेंगे 5 करोड़ रुपये, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो विधायक होते हैं उनको अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए MLA लेड यानी कि MLA लेड फंड इसे कहा जाता है। MLA लेड का फंड होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। प्रतिवर्ष पहले देते थे 3.75 करोड़ प्रतिवर्ष, अब मिलेंगे 5 करोड़ प्रतिवर्ष। तो इससे प्रश्न आएगा कि विधायकों को विधायक निधि प्रतिवर्ष कितनी मिलती है? तो 5 करोड़ आंसर हो जाएगा। या पहले कितनी मिलती थी पूछा जाएगा तो 3.75 करोड़ रुपया आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष। अपने क्षेत्रों में विकास करने के लिए विधायकों को 3.7 करोड़ के बजाय 5 करोड़ की राशि प्रतिवर्ष मिलेगी। तो ये इस न्यूज में इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और देख लेते हैं अगला क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है प्रतिवर्ष बजट से पहले पेश किया जाता है। इसके मुख्य बिंदु जो है, सशक्त उत्तराखंड की ओर कदम बढ़ा रहे प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर 22-23 में 3.02 लाख करोड़ होने का अनुमान है। देखिए 3.02 लाख करोड़ हो रहा है राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार, और आर्थिक विकास जो दर है वो 22-23 में 7.09 रही। ये पूछा जा सकता है आर्थिक विकास दर कितनी रही, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्रति व्यक्ति आय जो है 2,33,000 हो गई है राज्य की। चलिए ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। बजट में आर्थिक सर्वेक्षण महत्वपूर्ण प्रश्न लाता है। चलिए इसमें विस्तार से चीजें आ गई हैं। प्रति व्यक्ति आय में 10.05% का इजाफा। पहला तो ये फैक्ट है कि उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय में कितने फीसदी का इजाफा हुआ है, तो 10.05% प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है। सकल घरेलू जो उत्पाद है यानी कि GSDP जिसे कहा जाता है राज्य की, वो 21-22 में ये दी गई है और 22-23 में ये दी गई है। सकल घरेलू उत्पाद राज्य का 3,02,000 करोड़ रुपया हो गया है, जो पहले 2,65,488 था। विकास दर 7.05 से 7.09 होने का अनुमान। प्रति व्यक्ति आय 2,05,840 से 2,33,000 होने का अनुमान ये आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न ही अब बन रहे हैं। युवा आयोग बनेगा, युवा नीति आएगी। चलिए जब आएगी हम इसको विस्तार से बताएंगे और आगे बढ़ लेते हैं। इस वर्ष जनता पे कोई नया कर नहीं है। उत्तराखंड में 3 G20 के समिट होने हैं, इसके लिए टोटली 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है। G20 की समिट्स उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पर होंगी, रामनगर ऋषिकेश में 2 स्थान पर और रामनगर में जो हो गई है, इसको अभी हम देखेंगे। चलिए बजट के कुछ और पहलू देख लेते हैं जो करंट अफेयर बन सकते हैं। वित्त मंत्री ने जो है 23-24 के लिए 77,407 करोड़ का बजट पेश किया। ये है बजट की धनराशि। ये पूछा जा सकता है कितने करोड़ का बजट पेश किया। 77,407.08 करोड़ का बजट उत्तराखंड में इस बार वर्ष 23-24 के लिए प्रस्तुत किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। और बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री अनिर्वाचित निकाय जो हैं उनके लिए 2-2 करोड़ रुपये। देखिए बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में जो है ये ऐसे नगर निकाय हैं यहाँ पर चुनाव नहीं होते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, किस किस नगर निकाय में चुनाव नहीं होते हैं, ये भी पूछा जाता है। वित्त मंत्री ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मोदी मंत्र दोहराया। चलिए तो हम इसमें उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। ग्राम्य विकास महायोजना बदलेगी गांव की सूरत, 5 करोड़ का प्रावधान, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बजट में इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हम मेन फैक्ट को इसमें पढ़ लेते हैं और उसको अंडरलाइन कर देते हैं, हाईलाइट मैंने पहले ही कर दिया। मेरा गांव मेरी सड़क योजना के लिए 7 करोड़ और ग्रामीण व्यवसाय इंक्यूबेटर के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये मैंने मेरे गांव मेरी सड़क के बारे में मैंने उत्तराखंड की योजना वाले सेक्शन में पूरा पढ़ा है। 25 करोड़ जो है मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए, ये इंपॉर्टेंट है 25 करोड़। और 20 करोड़ मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के लिए बजट में रुपये 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो मुख्यमंत्री महिला समूह सशक्तिकरण योजना, इसके बारे में मैंने उत्तराखंड की योजना वाले सेक्शन में पूरा पढ़ाया है। तो बजट में इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान है। तो ये धनराशि आप मोटी मोटी देख लीजिए, अगर ऑप्शन आते हैं तो आपको उत्तर बनाने में आसानी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य खबरें देखते हैं जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तराखंड में पहली बार बजट लाया गया है। राज्य सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी, इकोलॉजी है, इकोलॉजी और इकोनॉमी के मध्य संतुलन के लिए जलवायु परिवर्तन
के लिए बजट पहली बार प्रावधान किया। सरकार पूंजीगत व्यय का 0.5% धनराशि इसके लिए व्यय करेगी, 0.5% पूंजीगत व्यय का। ठीक। और मनरेगा के लिए 521.55 करोड़ का 21.55 करोड़ का बजट का प्रावधान किया है। मनरेगा में जो फंडिंग होती है 90% सेंटर करता है और 10% राज्य करता है। तो राज्य के बजट में जो प्रावधान इस वर्ष किया गया है 23-24 में 521.55 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए थोड़ा सी आगे और बढ़ लेते हैं। सप्तऋषि जो सेंटर में बजट में इस बार कहा गया है, तो यहाँ पर सप्तकिरण लाया गया है। सप्तकिरण में कौन कौन से फैक्टर शामिल है? मानव पूंजी निवेश पहला, पोषण शिक्षा और ट्रेनिंग के लिए अनुकूल माहौल, समग्र कल्याण दूसरा, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी समावेशी विकास यात्रा में शामिल करना, तीसरा स्वास्थ्य सेवा सुलभता, चौथा है पूंजीगत खर्च, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत व्यय में वृद्धि, पांचवा सुलभ आवागमन, बेहतर सड़क, रोपवे, मेट्रो रेल, एयर कनेक्टिविटी का प्रबंधन, प्रौद्योगिकी पर जोर, इकोलॉजी बनाम इकोनॉमी। तो ये 7 जो है सप्त किरण है, इनको नोट कर लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ये प्रश्न बना सकता है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला करंट अफेयर देख लेते हैं जो न्यूज से बन सकता है। महामार्च की सरकार ने जेंडर बजट में बढ़ोतरी कर दी है। जेंडर बजट कितना किया है देखिए, 13,920.12 करोड़ का प्रावधान जेंडर बजट में इस बार किया है उत्तराखंड में। जेंडर बजट ये बढ़ोतरी कर दी है, और कितना बजट है ये आप नोट कर लीजिए, ये चीज तो इंपॉर्टेंट है ही है। 13,920.12 करोड़ रुपया है, इसको आप नोट करेंगे, याद रहेगा आपको आगामी एग्जाम के लिए। देखिए जेंडर बजट का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए विभाग स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, रोजगार क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग से बजट का प्रावधान इसमें किया जाता है। चलिए 13,920.12 करोड़ का जेंडर बजट में प्रावधान है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो बजट है आप याद रखेंगे कितने का है। अब अगला जो है, मुख्यमंत्री की ओर से बाल पर्व की सौगात देने के बाद शिक्षा विभाग योजना बनाने में जुटा, बाल पाठ्यक्रम में शामिल होगा फूलदेई महोत्सव। इसमें प्रश्न क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से उत्तराखंड में फूलदेई पर्व को बाल पर्व के रूप में मनाने की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग इस पर्व को उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना में जुट गया है। देखिए उत्तराखंड में फूलदेई जो मनाया जाता है उसमें बच्चे फूल लेके घर घर जाते हैं, लोगों की देली में फूल डालते हैं। तो मुख्यमंत्री ने इसे बाल पर्व के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि किस लोक पर्व को, किस पर्व को बाल पर्व के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो वो फूलदेई हो जाएगा। दूसरा, किस बाल पर्व को उत्तराखंड शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल की जाने की योजना चल रही है, तो वो भी फूलदेई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि उत्तराखंड से जुड़ा हुआ करंट टॉपिक है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज और है उत्तराखंड की, पेरिस ओलंपिक में खेलेंगे चमोली के परमजीत, इंपॉर्टेंट है। अगला जो ओलंपिक होने वाला है तो उत्तराखंड के भी मूल के एक व्यक्ति चमोली के परमजीत जो है इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है पेरिस ओलंपिक के लिए। न्यूज देखते हैं। जिले के एथलीट परमजीत सिंह बिष्ट ने जापान में हो रही एशियन वॉक रेस चैंपियनशिप में रविवार को तीसरा स्थान प्राप्त कर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने 20 किलोमीटर की वॉक रेस 1 घंटा 20 मिनट और 6 सेकंड में पूरी की। तो उत्तराखंड में चमोली जिले के रहने वाले हैं। मंडल बाटी के खल्ला गांव निवासी परमजीत सिंह बिष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बैरंगाना के पूर्व छात्र हैं। भारतीय सेना नेवी में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं खेल कोटे से। तो इनका नाम है परमजीत सिंह बिष्ट और ये गोपेश्वर के रहने वाले हैं। जापान में हो रही एशियन वॉक रेस चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया। चलिए इसके अलावा भारत के 20 किलोमीटर पैदल चाल के एथलीट विकास सिंह को भी इनके साथ एशियाई चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त कर विश्व चैंपियनशिप और पेरिस ओलंपिक के लिए इन्होंने भी क्वालिफाई किया है। तो एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य जीता
और विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। परमजीत सिंह बिष्ट इनका नाम है और पेरिस ओलंपिक के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया। परमजीत सिंह बिष्ट आप नाम याद रखेंगे, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं उत्तराखंड का। अगला करंट अफेयर है, इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा पूछा जा सकता है, तो वो उत्तराखंड है। इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में शीर्ष पर उत्तराखंड। पर्यटन क्षेत्र की अलग श्रेणी में इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में इस बार उत्तराखंड शीर्ष पर रहा। ऊटी में 17 मार्च को हुए समारोह में होम स्टे, गेस्ट हाउस और होटल श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पुरस्कार प्रदान किया। देखिए चंबा स्थित S2O हाउस को गोल्ड मेडल, भीमताल स्थित द रिट्रीट को सिल्वर मेडल के साथ पुरस्कृत किया गया। पौड़ी में इसोती स्थित 1-2 वॉच होम स्टे को भी बेहतरीन प्रवास के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो शीर्ष राज्य अगर पूछा जाएगा तो इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में उत्तराखंड राज्य है, यही प्रश्न इसमें बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य न्यूज देखते हैं मार्च की जो करंट अफेयर ये प्रश्न बना सकती है। पंचायतों में उत्तराखंड की नारी शक्ति का दबदबा। देखिए महिला प्रतिनिधित्व में देश में सबसे ऊपर जो राज्य है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। तो उत्तराखंड में 56% महिला प्रतिनिधित्व है जो देश में शीर्षस्थ है, देश में पहला। तो ये प्रश्न तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहला, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए तो पहला स्थान उत्तराखंड 56% के साथ। तो देश में सबसे ज्यादा महिला जनप्रतिनिधि जो है पंचायतों में वो उत्तराखंड में है। यहाँ 50% रिजर्वेशन जो है महिलाओं को पंचायतों में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, हल्द्वानी में 100 एकड़ पर बनेगा उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय। देखिए उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा, ये प्रश्न आएगा इस न्यूज से। तो ये हल्द्वानी में बनाया जाएगा, हल्द्वानी नैनीताल जिले में आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें सीएम साहब ने सहमति दे दी है। और अगला जो इसमें करंट अफेयर है इस न्यूज में, कल दिए जाएंगे खेल पुरस्कार। तो खेल पुरस्कार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्यन और एथलीट चंदन सिंह को 24 मार्च को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। देखिए लक्ष्यन और चंदन सिंह इन दोनों को दिया जाएगा देवभूमि, इनको दिया गया है देवभूमि 1 और 2। चंदन सिंह को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न किसको दिया गया, लक्ष्यन और चंदन सिंह को। इसके अलावा धीरेन्द्र कुमार सेन, कमलेश तिवारी और संदीप कुमार को देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। ये इनको दिया जाएगा सुरेंद्र चंद पांडे, धीरेन्द्र कुमार सेन और कमलेश तिवारी, इनको देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस न्यूज के। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस किस को दिया जाएगा, धीरेन्द्र कुमार सेन, कमलेश कुमार तिवारी और संदीप कुमार को दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बसों में 50% किराया गवर्नमेंट ने किया है। अब आप प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं तो बसों में उत्तराखंड रोडवेज की 50% ही किराया लगेगा। और इसके अलावा खेल विश्वविद्यालय खुलेगा हल्द्वानी में, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का उच्चीकरण करके अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं,
ये प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तराखंड का स्थान जो है वो दूसरा है। तो प्रश्न आएगा उत्तराखंड का स्थान प्रधानमंत्री आवास योजना में परफॉर्मेंस इंडेक्स की नेशनल रैंकिंग में कौन सा है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर आया है। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने इस पर खुशी जताते हुए कहा राज्य को मिले 47,654 आवासों में से 27,923 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो स्थान है, वो दूसरा स्थान है उत्तराखंड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये खबर मैं दोबारा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट भी नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किस किस को दिया गया, ये प्रश्न पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। उत्तराखंड में लक्ष्य सेन और चंदन सिंह को मिला देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। तो ये तो आप नाम तो याद करेंगे, इनके खेल और इनका थोड़ा सी विस्तार से आप देख भी लीजिए क्योंकि जिनको हाल में पुरस्कार मिले होते हैं उनसे अन्य डिटेल्स भी पूछी जाती है। एक तो लक्ष्य सेन है और चंदन सिंह। चलिए इस न्यूज को हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन सहित 6 खेल प्रतिभाओं को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिए। खेल विभाग की ओर से शुक्रवार परेड ग्राउंड में आयोजित खेल पुरस्कार समारोह में वर्ष 2021 और 22 के राष्ट्रीय स्तर के 168 पदक विजेताओं व 42 प्रशिक्षकों को 2 करोड़ से अधिक के नगद पुरस्कार वितरित किए गए। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखिए इन्हें मिले खेल पुरस्कार। समारोह में वर्ष 19-20 के लिए देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को दिया गया। अब इसमें परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2019-20 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। देखिए प्रश्न आजकल जो आ रहे हैं सीधे सीधे नहीं आ रहे हैं उत्तराखंड में, वो वर्ष के साथ आ रहे हैं। तो 19-20 के लिए पुरस्कार दिया गया लक्ष्य सेन को। ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन। इसी प्रकार लक्ष्य सेन ने पुरस्कार नहीं लिया, वो अनुपस्थित थे, तो उनकी माता निर्मला सेन ने प्राप्त किया। और 20-21 खेल का पुरस्कार जो है वो एथलेटिक्स चंदन सिंह को मिला। अब देखिए 20-21 के लिए किसको मिला, दूसरा जो मिला वो मिला है 20-21 के लिए। देखिए वर्ष नोट करना जरूरी है। 19-20 और 20-21 के लिए पुरस्कार दिया गया चंदन सिंह जो एक एथलीट है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसमें समझ लिया। ये तो रही उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कारों की बातें। चलिए जबकि वर्ष 19-20 के लिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार बैडमिंटन प्रशिक्षक धीरेन्द्र कुमार सेन, 20-21 के लिए ताइक्वांडो प्रशिक्षक कमलेश कुमार तिवारी और 21-22 के लिए जोरदार जो तीरंदाजी प्रशिक्षक हैं संदीप कुमार डुकलान को दिया गया। अब हम देखते हैं दूसरा पुरस्कार जो है उत्तराखंड, पूरा नाम है इसका देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कोच को दिया जाता है उत्तराखंड से जुड़े व्यक्तियों को। ये पुरस्कार भी जो है वर्षवार दिया गया है। 19-20 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया गया है उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये दिया गया बैडमिंटन प्रशिक्षक धीरेन्द्र कुमार सेन और 20-21 के लिए ताइक्वांडो के जो प्रशिक्षक हैं
इनका नाम है कमलेश कुमार तिवारी। इनको दिया गया। इसके अलावा 2021-22 के लिए तीरंदाजी प्रशिक्षक संदीप कुमार ढुकलान को दिया गया। 21-22 के लिए देखिए 3 वर्षों के दिए गए। ये पुरस्कार नोट करने बहुत आवश्यक है क्योंकि इनसे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। ये तीरंदाजी प्रशिक्षक संदीप कुमार ढुकलान। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया सुरेश चंद्र पांडे को एथलेटिक्स में 21-22। अचीवमेंट ये दिया गया सुरेश चंद्र पांडे। इसको आप नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगली न्यूज देखते हैं जिनसे प्रश्न आ सकते हैं। देखिए बागेश्वर पिथौरागढ़ में डबल लेन सड़क के लिए 348 करोड़ मंजूर हो गए हैं। ये कहां से कहां तक बननी है ये आ सकता है क्योंकि इसका ट्वीट जो है केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री ने किया था। केंद्र सरकार ने बागेश्वर पिथौरागढ़ जिले में डबल लेन सड़क के लिए 348 करोड़ 56 लाख का बजट जारी कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि इन जिलों में NH 309A पर उडियारी मोड़ से कांडा खंड के 2 लेन विन्यास के पुनर्वास और उन्नयन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में बनेगा 309A जो हाईवे है उस में डबल लाइन सड़क बनाई जाएगी। इस प्रकार के प्रश्न पहले पूछे गए हैं तो पूछे जाने की संभावना है। कांडा जो बागेश्वर में है और उडियारी पिथौरागढ़ में, इन दोनों के बीच में यह सड़क बनेगी। अब जो न्यूज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए G20 समिट इस वर्ष भारत में हो रहा है। भारत में 3 बैठकें इसकी उत्तराखंड में भी है। तो देवभूमि उत्तराखंड में G20 प्रतिनिधि है इनमें चीफ साइंस एडवाइजर की प्रथम बैठक जो संपन्न हो गई है 28 से 30 मार्च 2023 में रामनगर नैनीताल में। दूसरी बैठक जो होगी भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की 25 से 27 मई 2023 को नरेंद्र नगर ऋषिकेश में। और तीसरी बैठक 26 से 28 जून को नरेंद्र नगर ऋषिकेश में होगी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की। तो 3 बैठकें हैं। ये कब और कहाँ हुई और किस इसकी थीम क्या थी या किन व्यक्तियों की ये बैठक थी, किस ग्रुप्स की ये बैठक थी, ये पूछा जा सकता है। तो इसको हमने इसमें लिया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मार्च के अन्य करंट अफेयर। टिहरी झील फ्लोटिंग हट्स को मिला राष्ट्रीय सम्मान। चलिए इसको हम विस्तार से देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टिहरी झील फ्लोटिंग हट्स को मिला राष्ट्रीय सम्मान। स्वदेश दर्शन योजना में सराहनीय कार्यों के लिए किया गया सम्मानित। देखिए टिहरी झील में 20 फ्लोटिंग हट्स बनाए गए हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया स्वदेश दर्शन योजना के तहत टिहरी झील में 20 फ्लोटिंग लॉन्ग हट्स का निर्माण 11 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इनको राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। उत्तराखंड जिले के टिहरी झील स्वदेश दर्शन योजना के तहत निर्मित फ्लोटिंग लॉन्ग हट्स को बेस्ट लॉन्ग हट्स की श्रेणी में रनर अप के तौर पर सम्मानित किया गया। तो बेस्ट लॉन्ग हट्स की श्रेणी में रनर अप के तौर पर इनको सम्मानित किया गया। राज्य को सम्मान केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत अपनाए गए बेस्ट प्रोजेक्ट के तौर पर दिया गया है। तो ये स्वदेश दर्शन योजना में फ्लोटिंग लॉन्ग हट्स की में रनर अप की श्रेणी पर टिहरी झील के फ्लोटिंग हट्स को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। अगली न्यूज जो करंट अफेयर बन सकती है, जिला अस्पतालों कोऑर्डिनेशन अस्पताल को रुद्रपुर को मिला प्रथम पुरस्कार। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए संचालित केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना के तहत देहरादून का जिला अस्पताल कोऑर्डिनेशन और रुद्रपुर को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार मिला है।
तो स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए संचालित केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना के तहत दिया गया है। देहरादून का जिला अस्पताल कोऑर्डिनेशन और रुद्रपुर का जिला अस्पताल को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया है। अलग अलग श्रेणियों में कुल 144 स्वास्थ्य केंद्रों को भी पुरस्कार दिया गया है। तो फिलहाल जो प्रथम पुरस्कार मिला है संयुक्त रूप से रुद्रपुर और कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल देहरादून को दिया गया है, और दोनों अस्पतालों को पुरस्कार के रूप में 25-25 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। ये न्यूज थी, क्या पता इससे करंट अफेयर बन जाए, क्योंकि इस प्रकार के करंट अफेयर भी अब आने लगे हैं। देखिए G20 पंतनगर एयरपोर्ट पे मेहमानों का जोरदार स्वागत है, इसकी तस्वीर हमने देख ली है। देखिए G20 सम्मेलन जो है रामनगर में संपन्न हो गया है। इसमें 17 देशों के जो है 51 प्रतिनिधि जो है सम्मिलित हुए। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए हमने इसको लिया है। चलिए बाकी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट हम अलग से। तो यहाँ जो बैठक हुई रामनगर में, महामारी रोग नियंत्रण पर मंथन हुआ है इसमें, और तंत्र विकसित करने पर इसमें इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रहा। 17 देशों के डेलीगेट्स इस बैठक में पार्टिसिपेट किए। G20 CSR की 3 दिवसीय समिट जो है शुरू हो गई, लिखा है, ये अब संपन्न हो गया है। चलिए, और उत्तराखंड में जो विदेशी मेहमान आए थे, फॉरेन डेलीगेट 17 देशों के, उनका पारंपरिक रूप से रामनगर में स्वागत किया गया। चलिए, ये G20 है, इसका वीडियो हम G20 का टोटल वीडियो एक अलग से भी बनाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में इस बार 3 समिट होनी है, तो एक ना एक प्रश्न इससे अवश्य बनेगा। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। प्रदेश के 5 शहरों में 6 आरओबी को केंद्र से मंजूरी। देखिए, सेतु बंधन योजना है, सेतु बंधन योजना देहरादून, रुद्रपुर, हल्द्वानी और रुड़की हरिद्वार में बनेंगे। देखिए क्या है, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के 5 शहरों को 6 रेलवे और ओवरब्रिज का तोहफा दिया है। सेतु बंधन योजना के तहत केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि CRIF योजना में 193.92 करोड़ मंजूर किए गए हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम, दुर्घटनाएं और अन्य दिक्कतों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार की ओर से रेलवे ओवरब्रिज का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। 6 में से 4 आरओबी स्टेट हाईवे जबकि 2 शहरों पर बनाए जाएंगे। वहीं प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग R.K. सुधांशु ने बताया कि भूमि हस्तांतरण, यूटिलिटी शिफ्टिंग और वन भूमि हस्तांतरण भी धनराशि उत्तराखंड वहन करेगा। कुल लागत की 50% राशि रेलवे मंत्रालय की ओर से 50% केंद्र सरकार और CRIF के तहत वहन की जाएगी। तो आरओबी का मतलब होता है रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज ब्रिज। तो ये कहाँ कहाँ बनेंगे? सेतु बंधन योजना के तहत बनाए जा रहे हैं। ये पूछा जा सकता है किस योजना के तहत बनाए जा रहे हैं, तो देहरादून, रुद्रपुर 1 2 3 4 शहर हैं, 2 कुमाऊं, 2 गढ़वाल, देहरादून, रुद्रपुर, हल्द्वानी, रुड़की और हरिद्वार, सॉरी 5 शहर हैं और 6 बनेंगे टोटल। देहरादून में धर्मपुर से माता मंदिर मार्ग पर 150 किलोमीटर लंबे आरओबी का निर्माण, एक की पहला। रुद्रपुर में स्टेट हाईवे संख्या 5 के किलोमीटर 15 पर। रुड़की में रुड़की लक्सर वाल्डा वाली राज्य मार्ग पर। हरिद्वार में ज्वालापुर सराय आकड़ बहादुरपुर धनपुरा मार्ग के किलोमीटर 4 पर। रुद्रपुर में स्टेट हाईवे पर ही बनेगा, रुद्रपुर में 2 बनेंगे। हल्द्वानी में इंदिरा नगर सन्नी बाजार मंडी गेट पर बनेगा। इस प्रकार 6 जो है रेलवे ओवरब्रिज जो है बनाने की केंद्र से मंजूरी मिल गई है, जिसमें 2 रुद्रपुर में बनेंगे और बाकी जो है राज्य के अन्य जनपदों में
बनेंगे। चलिए अन्य देखते हैं करंट अफेयर जो पूछे जा सकते हैं उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं में, ये अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, चमोली में खुलेगा कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आ रहे हैं। तो किस राज्य के किस जिले में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खुलेगा? तो ये चमोली जनपद हो जाएगा इसका आंसर। डॉक्टर मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सीमांत गांव मलारी का भ्रमण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली कीड़ा जड़ी के लिए चमोली जिले में एक संकलन केंद्र खोला जाएगा, जहां स्थानीय लोग उचित दाम पर इसे बेच सकेंगे। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ का नाम चिप्पो नेत्री गौरा देवी के नाम पर रखने पर सहमति बनी। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है चमोली जोशीमठ का, उसका नाम भी गौरा देवी के नाम पे रखने पर सहमति व्यक्त की गई है। दूसरा, कीड़ा जड़ी केंद्र जो है चमोली में खोला जाएगा। चलिए पूरी न्यूज देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया बृहस्पतिवार को दोपहर 12 बजे चमोली के सीमांत गांव मलारी पहुंचे। तो मलारी पहुंच के उन्होंने ये घोषणा की। उन्होंने कहा, यहाँ पहुंचकर पता चल रहा है कि सीमांत क्षेत्र में गांव में ज्यादा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। मांडविया ने लोगों से केंद्र सरकार की योजनाओं, पीएम आवास, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, फ्री राशन, बिजली, पानी, मोबाइल कनेक्टिविटी आदि के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्र में अच्छी सड़कें है, नेटवर्क कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हुई है। सुविधाएं बढ़ने से धीरे धीरे पलायन कम हो रहा है। कहा, वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सब तरह के कार्य किए जा रहे हैं। तो ये दो फैक्ट जो है इसके इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आ सकता है। एक तो गौरा देवी के नाम पर अस्पताल किया गया है, दूसरा चमोली में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोला जाएगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, लेकिन हमने मार्च के सभी करंट अफेयर को इसमें लिया है। चलिए, देश के 100 सबसे ताकतवर भारतीयों की एक सूची तैयार की गई है। इसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का नाम भी है। देखिए, देश के 100 सबसे ताकतवर भारतीयों की में सीएम धामी भी। न्यूज क्या है, पहले न्यूज देख लेते हैं, फिर हम इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी वर्ष 2023 के 100 सबसे ताकतवर भारतीयों की सूची में शामिल हो गए हैं। नई दिल्ली से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक द इंडियन एक्सप्रेस ने एक सर्वेक्षण करवाया था। सर्वे की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दूसरे स्थान पर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी को इस सूची में 93वें स्थान पर रखा गया है। 93 रैंक इनको मिली है। सर्वे पावर पंच में बताया गया है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी, शिकायतों, अंकिता भंडारी हत्याकांड, जोशीमठ आपदा जैसी चुनौतियों के बावजूद मुख्यमंत्री धामी ने इन मामलों में त्वरित फैसले लिए। इस सूची में एस जयशंकर, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टॉप 10 में रहे। चलिए, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट इस फैक्ट है, ये दिल्ली से एक दैनिक प्रकाशित होता है, उसकी सर्वे है दैनिक द इंडियन एक्सप्रेस। इसमें धामी जी का स्थान 93वां है, यानी कि अंडर 100 में उत्तराखंड के व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री, जो उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रकार हमने उत्तराखंड एग्जाम गुरु में मार्च के सभी करंट अफेयर देखे, मार्च 2023 के, जो उत्तराखंड की परीक्षाओं से संबंधित थे। तो ये उत्तराखंड के करंट अफेयर है, इनसे आगामी परीक्षाओं प्रश्न बनने की संभावना पूरी है। आने वाली वीडियोज में हम उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों की परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस को लेके आते रहेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो की पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, और बाकी वीडियोस जाने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में सेक्शन में जा सकते हैं, जिसमें आपको प्लेलिस्ट वाइज जियोग्राफी, करंट अफेयर, पॉलिटी सभी के वीडियोस मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ आपका अगर फीडबैक होगा तो वो भी आप नीचे कमेंट में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।